अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है भाई। वीकेंड के तो जो है ना वो मज़े ही निराले होते हैं, और वीकेंड पर जो खुशी होती है ना वो ऐसे 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 स्पार्कल कर रही होती है। आई नो कि आप सब बहुत खुश होंगे क्योंकि आज है सैटरडे, और जो विंटर सीज़न का सैटरडे होता है ना स्पेशल होता है। अच्छा, जो ख़वातीन है ना उनके बड़े सारे प्लान्स होते हैं, तो आज थोड़ी ख़वातीन के प्लान्स के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो प्लान कर रही होती हैं कि हम अपने मैके जाएंगे, और बहुत सारी ख़वातीन ये प्लान कर रही होती हैं कि भाई आज हमने शॉपिंग पे जाना है, और कुछ सोचती हैं कि आज हमने डिनर बाहर करना है, और कुछ जो है जिनकी फैमिली का इस तरह का माहौल नहीं होता वो क्या सोच रही होती हैं, वो ये सोच रही होती है भाई घर में रहेंगे, आज सफाई का दिन मनाएंगे, और फिर इतवार वाले दिन जो है वो जाएंगे और फिर इतवार वाले दिन कुछ एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ख़वातीन के लिए ये जो सैटरडे होता है जिसमें आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं अपनी अम्मी के घर, भाइयों के घर, मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो शादीशुदा ख़वातीन है, वो कहीं ना कहीं विज़िट कर रही होती है ना, उससे बेहतर ये है कि आप सैटरडे को अपना मी टाइम निकालें और सलून जाएं, पार्लर जाएं। ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी है। आप यकीन करें कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। या फिर संडे के दिन आप सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद ना सलून का रुख करें, पार्लर का रुख करें, ताकि आपके हस्बैंड जब घर में होते हैं तो वो घर में बाकी चीज़ें देख लें, और फिर आप जाएं पार्लर और सुकून से अपना जो है ना वो जो भी आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, फेशियल करवाना चाहते हैं, कटिंग करवाना चाहते हैं, या फिर वहाँ बैठकर जो चीज़ भी आपको समझ में आती है कि फ़ैशन के अकॉर्डिंगली हमें ये करना चाहिए, अपना मी टाइम जो है ना वो अपना सलून में रखें कि जी सलून इज़ आर मी टाइम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ख़वातीन जो हैं वो बुक्स नहीं पढ़ती, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं करती, जिम नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, या ड्रामे देखती हैं, या फिर मैके चले जाती हैं, या फिर भाइयों से मिल ली, बहनों से मिल ली, नंदों के घर चले गए। और फिर इसमें क्या होता है कि उनका कहीं अपना जो एक अप टुवर्ड्स देम सेल्फ लव होता है ना वो मिस आउट हो जाता है। तो सैटरडे या संडे एक मी टाइम रखें जिसमें अपने हस्बैंड्स को बोलें कि वो आप लोगों के जो बच्चे हैं वो संभालें और घर संभालें थोड़ा सा 2-4 घंटे के लिए, और आप अपना मी टाइम निकालें। ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना एक्टिविटी है। और लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकती हैं? स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई से थोड़ी सी ब्रेक लेके कोई एक्टिविटी अगर करना चाहें तो सैटरडे कर सकती हैं। और उनके लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी ये है कि मैं फ़ीमेल्स की बात कर रही हूँ, फीमेल्स स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी ये है कि वो जाएँ थिएटर में मूवी देख सकती हैं, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर किसी ऐसे तफरीही मुकामात पे जा सकती हैं जो कराची के अंदर सेफ़ हों और वहाँ पर उन्हें 2-4 घंटे स्पेस लेने का मौका मिले। तो भाई ये जो आज मैंने आपको बताई है ना टिप्स, ये टिप्स हैं आपके मी टाइम की। सैटरडे और संडे एक दिन अपना मी टाइम निकालें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें, और सारे हफ्ते की टेंशन और परेशानियों से हो जाएं दूर। और वैसे भी शादी सीज़न है, आज यकीनन किसी ना किसी को किसी माइयों में जाना होगा, किसी को मेहंदी में जाना होगा, किसी को वलीमे में जाना होगा। भाई मुझे भी आज कहीं जाना है। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। टॉप स्टोरी क्या है जनाब? टॉप स्टोरी जो है वो ये है कि गवर्नर की तब्दीली में हमारा कोई किरदार नहीं है, हमसे पूछा नहीं जाता। मुराद अली शाह साहब जो हैं सीएम सिंध, उन्होंने ये बात की है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि गवर्नर की जो तब्दीली होती है उसमें हमारा या किसी और का कोई किरदार नहीं होता, इस सिलसिले में हमसे मुशावरत भी नहीं की जाती। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनको स्वेटर्स के लिए स्कूलों में ख़ास किस्म की रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने इसी कलर का स्वेटर पहन के आना है। स्कूल का यूनिफॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस कोड जो था वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता था। मगर अब सर्दियों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से स्वेटर पहन सकते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से सर्दियों में जो सर्दी से बचने के कपड़े हैं, स्वेटर है, जैकेट है, हुडी है, वो सब वेयर कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा जी, अब चलते हैं और बताते हैं आपको कि जामा कराची में क्या कुछ हो रहा है। जामा कराची के ICCBS को खुद मुख्तार हैसियत देने के मामले पर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंस ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया और कहा कि इदारे की मौजूदा हैसियत बरकरार रखने की उसमें सिफारिश की है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं वाटर सप्लाई की, BRT। अच्छा जी, BRT रेड लाइन पर मुरम्मती काम, सदर टाउन, जमशेद रोड, PIB और लाइन्स एरिया में पानी बंद रहेगा। ओ हो, वीकेंड वाले दिन ये खबर हम शेयर कर रहे हैं इन तमाम तर लोगों के लिए जो इन एरियाज़ में रहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द एरिया, सदर, जमशेद रोड, PIB और लाइन्स एरिया में पानी बंद रहेगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने रेड लाइन को कॉरिडोर में 60 इंच कतर के पुराने बोसीदा वॉल को नई पाइपलाइन से तब्दील करने का फैसला किया है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं पेट्रोलियम प्राइस की। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 6.35 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान। 1 दिसंबर 2025 से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के है, और डेफिनेटली इसकी अहमियत पर बात करेंगे हमारे न्यूज़ सेगमेंट में।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और टैक्स रिलीफ की बात कर लेते हैं। ये तनख्वाहदार लोगों के हवाले से है। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ की तैयारी शुरू। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में रिलीफ देने पर काम शुरू कर दिया गया है। अच्छा जनाब, ये तो हो गई हमारी सिटी अपडेट जो हमने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ शामिल कर लेते हैं। रोशनियों के शहर कराची में यख बस्ता हवाओं का राज और ऐसी सर्दी जो कपकपा दे। क्या ऐसी सर्दी वाकई आजकल आप लोगों को लग रही है? मुझे लग रही है। तो मुझे फील होती है कि नहीं भाई ठंड है और कराची में बाकी अब वो प्रॉपर ठंड आ गई है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में यख बस्ता ठंडी हवाएं चलेंगी और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची का मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल वेदर फोरकास्ट आपके साथ में शेयर करते हैं। और वेदर फोरकास्ट जो है वो कुछ देर में हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगी और फिर हम आपको बताएंगे कि 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। 11 बजे है 23 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 25 सेंटीग्रेड, 1 बजे है 26 सेंटीग्रेड और इसके अलावा 2 बजे जो है वो 28 सेंटीग्रेड है। तो ये है मौसम की सूरत हाल। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 11 बजे जो है वो 23 सेंटीग्रेड मौसम रहेगा। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सोने की कीमत में इस्तेहकाम। आलमी मार्केट में सोना $4,165 फ़ी औंस पर बरकरार है। 1 तोला सोना 4,38,862 रुपये पर बरकरार है। 10 ग्राम सोना 3,76,253 रुपये पर मुस्तहकम है और 1 तोला चांदी भी 5,642 रुपये पर ही बरकरार है। अब हेल्थ सेक्टर से खबर शामिल करते हैं और हेल्थ सेक्टर से जो है वो अच्छी खबर है। और ये क्या खबर है? कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में ओपीडी की सहूलत सुबह से रात गए तक मैसर आ सकेगी। शहरी इलाज मुआवजे की सहूलत के लिए अब सुबह के अलावा रात में भी अस्पताल आ सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गई वो सूरत हाल, सिटी अपडेट्स जो हमने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि ये इवेंट्स के दिन हैं और अगर आप बाज़ारों में देखें तो बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप इवेंट्स की तरफ देखें तो हर जगह पर जो है वो कहीं सेल लगी हुई है, कहीं सेल लगने की तैयारी है और लोग ओवरऑल जो है सेलिब्रेशन के मूड में है। ईद फेस्टिवल भी लगने वाला है, अभी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है उसकी रनाइयाँ रौनकें भी आपके साथ में हम लोगों ने शेयर की हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, नाश्ते का। जब आप इतने एनर्जेटिक मंथ में होते हैं, सेलिब्रेशन होती है, तो नाश्ता जो है वो अच्छा करें और नाश्ते में ज़रूर रोज़ाना 2 अंडे खाएं। और 2 अंडे नाश्ते में इसलिए खाने चाहिए कि उससे आपका प्रोटीन मेंटेन रहता है और आपकी एनर्जी पूरा दिन के लिए मेंटेन रहती है। शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें और हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं स्पेन के वीज़े के हवाले से। अच्छा, जब वीज़ा की मैं बात कर रही होती ना तो लोगों को ये आइडिया होता है कि भाई अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात होगी तो भी डेफिनेटली वो बहुत गौर से और कंसर्न लेके सुनते हैं। लेकिन स्पेन का जो वीज़ा होता है या जब भी हम किसी वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो उस हवाले से हम आपके सारे ही तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। कम पैसों में कैसे जा सकते हैं, स्टूडेंट्स कैसे जा सकते हैं, फैमिली कैसे जा सकती है, इमिग्रेशन क्या है, जॉब वीज़ा कैसे मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप टू स्टेप जो है वो कवर करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे शाज़िब भाई इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे शाज़िब भाई, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी शाज़िब भाई, ये बताएं कि स्पेन का वीज़ा जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है, आसान जो है ना उसके शराइत के ऊपर, कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा सख्तियाँ ना हो कि ये भी जमा करा दें, ये सारा कुछ भी जमा करा दें। अब आप क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, फैमिलीज़ कैसे जा सकती हैं और बाकी जो जॉब वीज़ा है वो किस तरह मिल सकता है? अच्छा, स्पेन एक ऐसा कंट्री है कि जब भी हम यूरोप की बात करते हैं तो स्पेन एक टॉप प्रायोरिटी कंट्री है और लोग यूरोप को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके लो बजट में आप मूव हो सकते हैं आराम से। अब चूंकि स्पेन आजकल के दौर में मल्टीपल वीज़ाज ऑफर कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा भी है, नॉन जो लिक्रेटिव वीज़ा भी है, स्टूडेंट वीज़ा भी है और मल्टीपल ऐसे वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ाज हैं जो कि स्पेन ऑफर करता है। लेकिन अगर हम स्टार्ट से पहले बच्चों के हवाले से आज बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें देखिए स्पेन के अंदर फीसिस बहुत कम है क्योंकि अगेन एक यूरोपियन कंट्री है और आपको एक एक्सपोजर अक्रॉस द वर्ल्ड ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि आपके पास 27 कंट्रीज और भी ओपन हो जाते हैं जब आप यूरोप में आप एंटर होते हैं। तो स्पेन की अगर बात की जाए तो स्पेन में जो फीसिस हैं इस टाइम पर
वो तकरीबन अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो 6,000 यूरो से स्टार्ट है। हाँ। यानी कि अगर हम पाकिस्तानी बात करें तो 15-20 लाख रुपए जो कि एक नॉर्मली पाकिस्तान के एक बड़े इंस्टीट्यूशन चार्ज कर रहे हैं। हाँ। तो आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनली स्पेन जैसा कंट्री का, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपकी ईयरली फीस है। और अगर आप इनिशियल डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो आपको 1000 से 1500 यूरो के दरमियान फीस पे करनी होती है इनिशियली, यानी कि बहुत कम कॉस्ट है। ये पाकिस्तानी अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली वो तौर पे वो आपके तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए के दरमियान फीस बन जाती है। और उसमें आप इंटरनेशनल एजुकेशन एक तो ले रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं। ये मैंने आपको बैचलर्स का स्टार्ट बताया। अच्छा, इसका प्रोसेस अगर कोई इंटर या मैट्रिक से कोई अप्लाई करना चाहे, जाना चाहे, इंटरमीडिएट्स अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो इसमें जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 60% है। 60%, यानी कि अगर इंटरमीडिएट में उसने प्री इंजीनियरिंग प्री अच्छा मेडिकल अच्छा, एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, लास्ट वाले शो में भी हम लोग इस बारे में बात करते हैं परसेंटेज की ना, कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनका जो स्टूडेंट वीज़ा किसी भी स्टूडेंट ने अगर अप्लाई करना है तो डेफिनेटली 60% तो होनी चाहिए, इंटरमीडिएट में भी और मैट्रिक में भी। ये मतलब ये एक उनका क्लॉज है, ये एक उनकी शर्त है कि जी अगर आपके 60% मार्क्स हैं इंटर में और मैट्रिक में, तब आप एलिजिबल हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो इस बारे में कंफ्यूज बड़ा रहते हैं कि भाई ये बताएं कि अगर हमें इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, स्पेन जाना है, या हमें कहीं भी जाना है, तो हमारी परसेंटेज कौन सी कंट्री में कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है ना। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, थोड़ा सा नॉर्मली देखिए 50 से 60 के दरमियान में कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ कॉलेजेस कंट्रीज में हैं ऐसे ऑप्शन। सही। लेकिन चूंकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में चूंकि फीसेस कम है तो कंपटीशन ज्यादा है। हाँ। तो उन्होंने प्री रिक्विजिट परसेंटेजेस जो लगाई हुई है वो 60% लगाई है। सही। क्या अगर 60 से कम है तो फिर आप अप्लाई ना करें, फिर आप किसी दूसरे कंट्रीज के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। 50 से 60 के दरमियान में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 50 या 60% हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 50% वाले जो हैं वो कुछ कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो पढ़ना है, इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए जी, हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है और पूछते हैं कि कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से। जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? ये स्पेन का जो बता रहे हैं वीजे का, इनसे पूछना है कि बच्चों के लिए क्या कितनी एजुकेशन होनी चाहिए कम से कम, और क्या क्या करने के बाद जो जा सकते हैं एडमिशन का तरीकाकार। ठीक है जी, ये पूछ रहे हैं कि बच्चे जो हैं इनके स्पेन कैसे जा सकते हैं, और वही सारा कुछ जो प्रोसेस जो मैं आपसे अभी पूछ रही थी। जी अच्छा, देखिए अगर इनका बच्चा इंटरमीडिएट कर चुका है, हाँ। क्योंकि अभी इंटर के एग्जाम्स हुए हैं, फिर रिजल्ट्स उनके आए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब बैचलर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। सही। तो ये बेस्ट टाइम है स्पेन को अप्लाई करने का। अभी नेक्स्ट इनटेक जो आ रहा है वो 26 का जो आ रहा है सितंबर का, हाँ। तो वो उसमें बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी विंडो ओपन हुई हुई है, हाँ। अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। प्रोसेस में बहुत इजी इसका प्रोसेस है। हाँ। अगर आप एडमिशन्स अप्लाई करते हैं तो मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप वहाँ पे अपने कोर्सेज को बहुत इजीली सर्च कर सकते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ना है बीएस के लिए, तो आपको साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सर्च करने और अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट में 3 से 4 नॉर्मली चीज़ें होती हैं, जैसे आपने अपने इंटरमीडिएट लगाया, हाँ। आपने अपना आइल्स का स्कोर लगाया, एंड देन तीसरे नंबर पे एक इंटेंट लेटर, मोटिवेशन लेटर होता है। सही। कि आप उसकी कंट्री में क्यों आना चाहते हो, और आपने वो कंट्री या वो आपने यूनिवर्सिटी क्यों सर्च की है, वो आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ये जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उधर कोई फीस नहीं है। सही। एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो आप मिनिमम आप 3 से 5 यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में अगर आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ से ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके पास जब ऑफर्स आ गई एंड देन उसके बाद आपने सिलेक्शन कर लिया कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वाइज मुझे ये यूनिवर्सिटी सूट कर रही है, ये मेन सिटी एरिया में है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास ज़्यादा आ जाएंगी, मुझे ईजी रहेगा वहाँ पर मतलब कम्यूट करने में यूनिवर्सिटी टू होम। तो वो यूनिवर्सिटी आप फाइनल कर लें, एंड देन वो आप यूनिवर्सिटी फाइनल कर लेते हैं तो उसका इनिशियल डिपॉजिट पे होता है। जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ ऐसी वेबसाइट्स हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, जिससे आप इजीली अपने फीस पे कर सकते हैं। और जब आपकी फीस पे हो जाती है एंड देन आप वीज़ा फाइल करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अक्सर लोगों को परेशानी ये होती है कि स्पेन का वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स कैसे लेंगे। क्योंकि अपॉइंटमेंट में जो जर्मनी है या फ्रांस है या यूरोप के और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ अपॉइंटमेंट्स के बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं, लेकिन स्पेन वन ऑफ द ईजीएस्ट कंट्री इन द अपॉइंटमेंट्स। ये भी मैं आपको बताऊँ, उसकी वजह ये है कि इधर एक पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल। अच्छा। जैसे VFS ग्लोबल है, हाँ। या फेडेक्स है, इस तरह का एक इदारा है। हाँ। तो BLS की वेबसाइट पे जाकर आप अगर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, हाँ। तो इजीली अपॉइंटमेंट उनको नॉर्मली मिल जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करते हैं, अपने वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं वो, एंड देन उसके बाद अगर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं
तो मिनिमम तकरीबन 1 से 1.5 महीने में उनको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। बिल्कुल, तो 1 से 1.5 महीने में जो है वीज़ा मिल जाता है। और आप भी कॉल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं कि आप अगर स्पेन जाना चाहते हैं तो आपके क्या रिजर्वेशंस हैं और क्या सोचते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो आवाम पूछते हैं, अभी जैसे एक और कॉल आई थी और उन्होंने हमसे पूछा कि जी बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, ये बताएं टोटल खर्चा कितना आता है एक स्टूडेंट को, चाहे वो इंटर का स्टूडेंट हो, मैट्रिक का स्टूडेंट हो, बैचलर्स का स्टूडेंट हो, उसने स्पेन जाना है, उसने प्रोसेस देख लिया, एप्लीकेशन वगैरह जो आपने प्रोसेस बताया वो सारा कुछ कर लिया, टोटल खर्चा बताएं। टोटल खर्चा अगर हम बैंक स्टेटमेंट को हटा दें फिलहाल के लिए, जो कि बैंक नहीं स्टेटमेंट ना, बैंक स्टेटमेंट भी इंक्लूड करें देखिए, ना, बैंक लोगों के लिए फिर स्टेटमेंट मुश्किल बात होगी। हमेशा देखिए, हमेशा हम लोग बैंक स्टेटमेंट पे यही करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है आप किसी से बोरो कर सकते हैं, वो एक्सपेंस के तौर पे नहीं है। आपने किसी भी अपने अंकल से अपने स्टेटमेंट के लिए अपने अमाउंट अपने अकाउंट में रखवाया, उसको शो कर दिया, अंकल कुछ महीने के स्टेटमेंट नहीं लिए देते ना लोगों को। 15 से 20 लाख रुपए का स्टेटमेंट, इसमें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट की अच्छा, रिक्वायरमेंट बहुत सारे नहीं है, लोगों के अंकल वो भी नहीं देते हैं। हाँ, इसलिए अगर वो स्टेटमेंट हाँ, देखें, स्टेटमेंट अगर अरेंज नहीं होती है तो बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे इदारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको बाय कर्ज दे देते हैं। सही, ठीक है, तो आप वो अमाउंट बोरो कर सकते हो और ठीक है, अपने हाँ, अकाउंट में ये रख सकते आइडिया हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने टोटल एक्सपेंस की बात की, तो टोटल एक्सपेंस इसमें 8 से 10 लाख रुपए का आता है नॉर्मली। अच्छा, जिसमें वीजा फीस भी शामिल है, तकरीबन 90 यूरो के करीब वीजा फीस है, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 30-40 हज़ार के करीब बनती है। फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लेना है, आपने रिजर्वेशन लगानी है, फिर आपने फ्लाइट की बुकिंग लगानी है इसके साथ। तो इन चीज़ों में आपके 2-4 लाख रुपए लग सकते हैं। बाकी आपकी 6-7 लाख रुपए अगर फीस होती है तो मोर और लेस ये 8 से 10 लाख रुपए के अंदर पूरा प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो स्पेन 90 यूरो जो है उसकी फीस हो गई, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो 15 से 20 लाख आपने दिखाना होता है। 6 मंथ्स और ये 3 मंथ्स का 3 मंथ्स का आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, और फिर 90 यूरो जो है वो अलग से फीस पे करनी है। वो कितनी बन जाती है वो वीजा पाकिस्तानी? फीस पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 35,000 के करीब बनती है। 35,000 के करीब बन जाती है, तो लगभग 8 से 9 लाख में या 7 से 8 लाख में। बिल्कुल ऐसा बन सकता है, 8 से 10 लाख रुपए में, हाँ, क्योंकि यूरो इसमें काफी इंक्लूडेड है। तो यूरो जो फ्लक्चुएट करता है, तो आइडियली तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए में 8 से 10 लाख। शाजिब भाई, फिर आप कहेंगे कि फिर आप कह रही हैं कि नहीं और सस्ता कुछ, इसका और भी थोड़ा सा कुछ बताएं कि कुछ और भी अगर कम पैसों में कोई स्पेन जा सकता है, कोई स्टूडेंट, उसके लिए कोई रास्ता है? जी, अच्छा चलें उसके लिए भी हैक बता देते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे सारी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की। हाँ, देखिए, यूरोपियन के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुलाते हैं, ठीक है, मतलब आपकी 100% स्कॉलरशिप होती है। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा आपका एकेडमिक्स स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका अगर एकेडमिक्स स्ट्रांग है, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट की अभी हम बात कर रहे थे 60% की, तो उस बच्चे की अगर 80-85% है, आइल्स का स्कोर उनका मतलब इंप्रेसिव है, तो उस लिहाज से उसको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। या गवर्नमेंट के इदारे उसको जो है स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करवा के उसको एडमिशन ऑफर कर सकते हैं। और यही चीज बैचलर्स में भी है, अगर यानी कि तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है और अगर बैचलर्स में उसके पास 3.5 CGP से अबव CGP है, तो उसके हायर चांसेस हैं कि उसको कोई फीस ही नहीं पे करनी है। इट मींस अगर हम यूनिवर्सिटी की फीस को हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट वो 2 से 4 लाख रुपए का टोटल अमाउंट। चले जी, 2 से 4 लाख में भी स्टूडेंट स्पेन जा सकते हैं। इसकी मजीद तफसील भी जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्पेन के वीज़े की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़े के मुतालिक आपको डिटेल में बताया है कि आप कम पैसों में भी जा सकते हैं, लेकिन एकेडमिक्स फिर आपके अच्छे होने चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं कि और भी ऐसे वीज़ाज़ हैं और भी ऐसी जो है वो सहूलतें हैं जो कि स्पेन के जो तरफ से दी गई हैं। वो कौन कौन से और वीज़ाज़ हैं? इमिग्रेशन वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, या कोई ऐसी उनकी पॉलिसी या ऐसा कोई वीज़ा पॉलिसी जो आप हमारे साथ में डिस्कस करना चाहें? अच्छा, स्पेन में 2 तरह की वीज़ा और बड़े डिफरेंट हैं जो बहुत कम कंट्रीज ऑफर करते हैं। अच्छा, एक का नाम है डिजिटल नोमैड वीज़ा। अच्छा, डिजिटल नोमैड वीज़ा को इनडायरेक्टली कहा जाता है फ्रीलांस वीज़ा। फ्रीलांस वीज़ा यानी कि पाकिस्तान में आपने देखा माशाल्लाह बहुत एक बड़ी कॉम है जो एक फ्रीलांसर बने हुए हैं, बहुत सारे माशाल्लाह सर्विसेज दे रहे हैं इंटरनेशनली। जी जी, तो ये उन लोगों के लिए है वीज़ा। हाँ, जो घर में बैठे होते हैं, कुछ काम बहुत नहीं सारे कर रहे IT होते, के obviously कुछ सर्विसेज ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीलांस कर ही रहे होते हैं। हाँ, वो जो फ्रीलांस कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा है कि अगर आप पाकिस्तान में एक इंटरनेट और एक कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं और आप IT की कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, आप राइटिंग की कोई सर्विसेज दे रहे हैं और मुख्तलिफ आपने अपवर्क पे, फायरवर्क पे या मुख्तलिफ अपनी जगह पे अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो ये उन लोगों के लिए वीज़ा है। लेकिन उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3,500 यूरो के करीब है। यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम 3,500 यूरो है इंटरनेट से एज अ फ्रीलांसर, तो डिजिटल नोमैड वीज़ा बहुत इजी है स्पेन का। तो आप जाके अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देख सकते हैं। और अगर आपके स्पेन के किसी फर्म के साथ या वहाँ के किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ तो वो तो और अच्छी बात है। बड़ा इजी प्रोसेस है और तकरीबन 2 से 4 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस ही हो जाता है डिजिटल नोमैड वीज़ा। तो ये तमाम फ्रीलांसर्स के लिए वीज़ा है। और जो दूसरा एक और वीज़ा है जो कि बड़ा प्रोमिनेंट चल रहा है स्पेन का,
वो है NLV वीज़ा। NLV का मतलब है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। नॉन लुक्रेटिव वीज़ा ये तब उन तमाम लोगों के लिए है जो रिटायर्ड पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनकी 60 से अबव एजेस हो चुकी हैं या जिनके पैसिव इनकम है। हाँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी पैसिव इनकम आती है, जैसे उन्होंने घर अपने किराए पे किसी को दिए हुए हैं, उसकी इनकम उनके पास लगी बंदी हर महीने आ रही है, या किसी ऐसे रिसोर्सेज से उनके पास कहीं पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहाँ से उनका मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट आता है। तो उसमें जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3000 यूरो है। यानी कि अगर आपके पास इनसाइड द रिसोर्सेज आपके पास पैसिव इनकम आ रही है 3000 यूरो करीब, तो आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस पे वीजा जो मिलेगा वहां पर तकरीबन 1 साल का वीजा मिलेगा, पूरी फैमिली का वीजा। सही। तो आपने अगर प्रॉपर्टीज में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई और आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट जमा हो जाता है 3000 यूरो करीब, जो कि पाकिस्तानी 8-10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर आप ये पिछले 12 महीने का शो कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट पे कि आपका कोई रेंट आया है, कोई ऐसा अमाउंट आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसका कोई प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, तो आपके लिए ये वीजा अच्छा है। आप स्पेन जा सकते हैं, उसमें बच्चों की एजुकेशन भी है, उसमें स्पाउस फुल टाइम वर्क अलाउड है, काम भी कर सकती है स्पाउस, और आप फ्यूचर में उसमें बिजनेसेस भी कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे 1 ईयर का वीजा है एंड देन पे 2 इयर्स का वीजा। अच्छा शासिब भाई, एक सजेशन मैं आपसे जो है वो अपने व्यूवर्स के लिए लेना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर ये पूछते हैं कि आप ये पूछें कि कौन सी कंट्री स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है टू गेट वीज़ा, फैमिलीज़ के लिए इमिग्रेशन के हवाले से कौन सी कंट्री जो है वो बेस्ट है? जी देखिए, अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट वीज़ा में इस टाइम पर स्वीडन और फिनलैंड, अगर विद फैमिली जाते हैं, अगर उनका गोल ये है, हाँ स्वीडन, वैसे डेनमार्क भी है, 3 कंट्रीज इस टाइम पे ऐसे चल रहे हैं जो आप विद फैमिली जा सकते हैं। अच्छा, यूके ने किया हुआ था कुछ हद तक, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए किया हुआ था जो PhD में एडमिशन लेते हैं, रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए था। लेकिन यूके अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ अप्लाई किया। लेकिन इजी फॉर्म की अगर बात करें, विद फैमिली बात करें, और स्टूडेंट वीजा की अगर बात करें, तो फिनलैंड और इसके अलावा डेनमार्क है और तीसरा स्वीडन है। ये 3 कंट्रीज बहुत अच्छे हैं। और अगर हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, तो इमिग्रेशन में इस टाइम पर यूएस का EB-2 NIW के प्रोग्राम के अलावा कोई और बेहतर प्रोग्राम नहीं है। उसमें बड़ा इजी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत चीज़ें बेहतर हैं उसकी, बहुत सारे वीज़ाज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे दुनिया में, और चूंकि नया वीज़ा है तो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और इसके बहुत बेहतर चांसेस हैं। सही। तो स्टूडेंट वीज़ा का और इमिग्रेशन का मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। अच्छा, स्पेन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप अक्सर लोग विजिटर वीज़ा पे भी जाते हैं, घूमने फिरने के लिए चले गए। अभी उन तमाम लोगों के लिए स्पेन ने एक और पॉलिसी अनाउंस की हुई है जिसको कहा जाता है TRC। TRC का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। यानी कि अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जो स्पेन का, आपने अप्लाई किया, आपने डॉक्यूमेंटेशन लगाया, आपने सारा होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन आपने लगाई, बैंक स्टेटमेंट लगा दी और आप चले गए विजिट वीज़ा पे नॉर्मली आप स्पेन के अंदर। आप जब स्पेन पहुंचते हैं तो आप 1 साल की TRC अप्लाई कर सकते हैं। TRC को अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक उनकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर जो आप जो घर आपने किराए पे लेंगे ना, उसका सिर्फ आपको एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है। सही। और वो हम किसी भी गवर्नमेंट के दायरे से वो कहलाते हैं पेट्रॉन। अगर आपने पेट्रॉन करवा लिया, यानी कि टेस्ट उसको करवा लिया है और वहाँ से आपने वो पेट्रॉन ले लिया है, उसकी बेसिस पे अगर आप TRC अप्लाई करते हैं तो 1 साल के लिए आप स्पेन में रह सकते हैं। सही। ये वो तरीक़ाकार है कि आपके पास अगर ना कोई स्किल्स है, ना कोई आपके पास जॉब है, ना कोई आप बिजनेस रन कर रहे हैं, ना आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त पार्ट है। ड्यूरिंग द कोविड ये चीज़ें अनाउंस की थी टर्की ने, लेकिन अभी इस टाइम पर जो स्पेन का चल रहा है TRC का प्रोसेस, वो है विजिटर वीज़ा प्लस TRC। अच्छा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसमें कोई भी जाना चाहे तो जा सकता है। उसमें कोई भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। अच्छा, अब जब स्पेन की बात हो रही है, डिटेल में शासिब भाई ने बताया कि स्पेन आप इस तरह से फैमिली के साथ जा सकते हैं, जॉब वीज़ा एंड स्टूडेंट वीज़ा। ये बताएं कि अब एक वर्किंग वुमेन है, राइट, उनके हस्बैंड नहीं इंटरेस्टेड हैं, वो खुद जाना चाहती हैं, तो वो कैसे स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं? अच्छा, मल्टीपल क्यूरीज जो कि हमारे पास आती हैं कि जिसमें कभी हस्बैंड नहीं चाह रहे होते कि स्पाउस के साथ जाएं, या स्पाउस नहीं चाह रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली बाउंड्स आ जाते हैं, स्पेशली हस्बैंड की तरफ से, वो नहीं जा पाते अपनी फैमिली को छोड़ के। तो विजिटर वीज़ा, क्योंकि हम यूजुअली ये बात तो करते हैं ना कि जी हस्बैंड ने जाना है, बच्चों ने जाना है, लेकिन अगर खातून हैं वो अपना करियर बनाना चाहती हैं और उनके हस्बैंड की अच्छी जॉब है और वो ये चाह रही हैं कि हस्बैंड भी जॉब करते रहें और मैं चली जाऊं, और मतलब उसके बाद वो अपनी फैमिली वगैरह सेट कर ले, तो उनके लिए क्या? 2 ऑप्शन है उनके पास। एक तो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है, अगर वो बीइंग अ फीमेल अप्लाई करती हैं
तो इनिशियल लेवल पे खुद स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें अच्छा। और जाके अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर लें, अपनी डिग्री लें वहाँ से। हाँ। उनकी फैमिली अपने बच्चों के साथ यहीं पे ही है, यानी कि उनका हाँ, हस्बैंड husband, उनके बच्चे हाँ। यहीं पे रहें, वो स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएं। ऑप्शन नंबर 1 ये है। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, विजिटर वीज़ा पे जाएं वहाँ पर और 1 ईयर का TRC अप्लाई कर दें। अच्छा, तो TRC अप्लाई करने के लिए फिर वो 1 साल तक वहाँ पे स्टे कर सकती हैं स्पेन के अंदर। सही। तो अगर के कोई सिंगल लेडी है या सिंगल मदर है या वो इवन अकेले भी जाना चाहती हैं अपनी फैमिली को के बगैर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा यही होता है कि हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब चल रही है, तो छोड़ना भी नहीं चाहते, या गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, या बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे ऑलरेडी। तो अगर बीइंग अ वर्किंग लेडी कोई जाकर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहे तो वो आराम से कर सकती हैं। तो वो आराम से कर सकती है ये, क्योंकि ना ये खवातीन के बारे में जो है कोई बात नहीं करता, और ये बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी खवातीन घरों में भी जो होती हैं वो पॉलर भी कर रही होती हैं, ऑफिस वर्क भी कर रही होती हैं, ये सारा काम भी कर रही होती है, और वो यूजुअली कहती भी कि ठीक है हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि वर्किंग वुमेन हैं, काम करती हैं, और ये कहती है भाई हमारे हस्बैंड के पास तो टाइम नहीं है, लेकिन हम तो जाना चाहते हैं और हम इंजॉय करना चाहते हैं, और हम यहाँ जॉब कर रहे हैं या कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो क्यों ना हम मुल्क से बाहर जॉब करके अपना करियर भी बना लें, फिर बाद में हम अपने हस्बैंड को और बच्चों को जो है वो बुला लेंगे। ये बहुत मुझसे वर्किंग वुमेन्स की बात होती है। हाँ, सिर्फ इसमें एक चीज़ आपने जो भी ऐड की ना, वो है ब्यूटिशियन। अच्छा। सबसे जबरदस्त चीज ये है कि अगर आप कहीं किसी कंट्री जाना भी चाहती हैं या जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप ब्यूटिशियन के कोर्सेज कर लेते हैं यहाँ से, और अगर आपका कोई 3 महीने 6 महीने साल का कोई आपका डिप्लोमा है, और अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, ब्यूटिशियंस की अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड है। यस, तो अगर कोई भी खातून अगर अकेली जाना चाहती है और वो चाह रही है कि मैं कहीं स्टैब्लिश अपना करियर बना सकूं मैं, तो ब्यूटिशियन की कुछ कोर्सेज कर लें वो। अच्छा। और कुछ लाइसेंसेस यहाँ से ले लें। अगर वो कहीं जॉब कर रही हो और वो एक्सपीरियंस काफी रहेगा एज ब्यूटिशियन। यस, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस की तो जरूरत है ही। मतलब होते हैं ना जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर उनको बेनिफिट ये रहेगा कि जब वो वहाँ पर किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे और अगर उनके पास बैक एंड पर पास्ट के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, तो ज़ाहिर है उनको जल्दी जॉब मिलेगी, उनको फायदा ये होगा कि 2-3 कोर्सेज वो यहाँ से कर लें, और जाने का विजिटर वीजा पे 1-2 कोर्सेज उस कंट्री के भी अगर कर लेते हैं, तो उनको बेनिफिट होगा कि उनको बड़ी इजीली जॉब मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो नर्सिंग से रिलेटेड लोग होते हैं या ब्यूटिशियंस होते हैं, इनको बहुत जल्दी वीज़ा मिलता है और इनके लिए ना काफ़ी ज़्यादा सहूलतें होती हैं। तो आप ख़वातीन को क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो अर्ली जाना चाहती है, मतलब जल्दी वीज़ा उनको चाहिए, तो वो ये ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं? ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं, और स्पेन का जैसे मैंने आपको बताया कि TRC दे रहा है, तो आप टेंशन लेस होंगे 1 साल तक। हाँ, क्या आप आराम से जॉब ढूंढें, आपको नहीं मिल रही है, या एक्सपोजर आप अपने ले सकते हैं, माहौल से भी आप फिर एडजस्ट हो जाते हैं ना, कि अगर आप विजिटर वीजा लेके जा रहे हैं तो आप 8-10 दिन के लिए बाउंड है, आप 8-10 दिन में इतनी TRC आसानी से मिल जाता है। TRC आसानी से आजकल मिल रहा है। सही, चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिब भाई, आप हमारे शो पर आए और आज हमने स्पेन के मुतालिक की वो सारी बातें जो आप जानना चाहते थे शो में। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बातें करेंगे आपसे कि टर्किश डिशेस जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और हमारे यहाँ लोग खाने के शौकीन तो बहुत हैं, और हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो आप लोग कितनी पसंद करते हैं, कॉल करके आप बताइएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई आज सैटरडे भी है और वीकेंड के हवाले से आज हमने सोचा कि भाई बहुत हो गया बिरयानी, हलीम, ये सारा कुछ, ये तो आप शाम को जाके खा लेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप बनाते भी रहते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपके साथ में ऐसे खाने शेयर करते हैं और उनकी रेसिपीज शेयर करते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, ताकि कल शाम को या आज रात को या किसी भी टाइम वीकेंड में जब आप घर में खाना बनाएं तो ये ज़रूर ट्राई करें। आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे टर्किश डिशेस कि वो कैसे बनाई जाती हैं, और साथ में चाइनीज़ डिश का भी जिक्र करेंगे। हमारी जो शेफ़ हैं वो हमारे लिए चाइनीज़ डिश लेकर आई हैं, और यहाँ पर ये तमाम चाइनीज़ और टर्किश डिशेस के बारे में कि कितनी डिलीशियस होती हैं और लोगों को क्यों पसंद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं। शेफ़ समरा अवान वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया हमारे शो पे। शेफ़ अब्दुल्ला हमारे साथ हैं और शेफ़ साइमा, इन तीनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये बताएं, मौसम चेंज हो गया है तो ड्रेसिंग भी चेंज हो गई है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं आप विंटर सीजन? समरा आप कर रही हैं? बहुत पसंद है। सर्दियाँ पसंद है? गर्मियाँ तो इतनी होती हैं तो बंदा शुक्र करता है कि चलो सर्दी आई। चलो भाई सर्दी आई, सुकून हुआ ज़िंदगी में, और ये सुकून बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मसला ये ना कि अगर आप लाइट से बच के निकलते तो पानी नहीं आ रहा होगा गैस नहीं आ रही होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सर्दियों में कोई रिलीफ, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप कहेंगे अब सर्दियाँ क्यों नहीं जा रही। थोड़ी देर से बाद ना हम फिर ये बात करेंगे अब सर्दियाँ क्यों नहीं जा रही। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं समरा से। समरा आप बताएं कि आप क्या बना के लेके आई हैं आज? मैंने चाइनीज़ बनाया है, शाशलिक फ्राइड राइस। सही, अच्छा, तो चाइनीज़ आपने शाशलिक फ्राइड राइस बनाया। अच्छा, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और लास्ट वाले शो पे अब्दुल्ला ने हमें कोई
5 मुख्तलिफ तरीके से ना फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी बताई थी। आप ये बताएं कि इसमें आपने चिकन डाला है, अंडा डाला है या क्या क्या कुछ नहीं, है? ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिंपल है। वेजीज हैं। चले इसकी रेसिपी आप हमारे साथ में शेयर करें। सबसे पहले हमने सेला चावल लिए हैं, ठीक क्योंकि है। हमें ऐसा लगता है कि ये चावल में जो एक बेस्ट है वो सेला है। ये बड़ा अच्छा हुआ कि समरा ने बता दिया कि उन्होंने कौन से वाले राइस लिए ना, क्योंकि मैंने सेला यूजुअली चावल लिए हैं। अक्सर लोग पूछ रहे होते कि राइस कौन से आपने यूज़ किए। ये सेला चावल है। सेला चावल है। ठीक अब है जी। मैंने इसको 3-4 घंटे मुसलसल अच्छी तरीके से धो के और हाँ। फिर भिगो दिया था। सही। और फिर मैंने सब्जियां ली हैं, इसमें शिमला मिर्च और गाजर, अच्छा, शिमला मिर्च और और गाजर, वो ठीक है। पतली पतली मैंने चॉप कर ली है। हाँ। और उसके बाद मैंने चिकन ली है, बोनलेस चिकन। और बोनलेस चिकन फ्राइड राइस पहले बता देती हूँ। हाँ, पहले आप फ्राइड राइस की रिलैक्स होके आप फ्राइड राइस की फ्राइड राइस का रेसिपी बता बता दें। देती हूँ। हाँ, हल्का सा तेल गरम करा हमने, उसमें ठीक ये है। सब्जियां हल्की हल्की सी फ्राई कर ली। सही। उसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए हुए थे ना, वो इसमें डाल के और दम लगा दिया। ठीक। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई मेहनत नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि- तड़का शड़का नहीं लगता ना नहीं, इसमें नहीं, कुछ? ये तड़का बिल्कुल शड़का चाइनीज नहीं, राइस है तो चाइनीज, बिल्कुल बिल्कुल सादे-सादे। सिंपल। हाँ, सही सिर्फ नमक डालना है बस इसमें, काली सही। मिर्च भी नहीं। नमक, काली मिर्च, काली मिर्च भी नहीं काली है, मिर्चें भी नहीं, सिर्फ नमक। सिर्फ नमक। ठीक। उसके बाद चिकन बॉललेस हमने ली, तेल गरम किया, उसमें हमने तेल डाला हाँ, और क्या कहते हैं, लहसुन सबसे पहले हमने हाँ। छोटा छोटा काट के लहसुन डाल दिया। ठीक। उसके साथ हमने चिकन डाल दिया और चिकन ठीक। के साथ हमने चिकन के साथ चले, आप सोच ले चिकन के साथ आपने क्या डाला है? नहीं, मैंने नमक और काली मिर्च डाली। अच्छा जी, चिकन के साथ नमक और काली मिर्च डाली है। देखिए जी, जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं ना, आपको कुकिंग नहीं आती। नहीं, ऐसी मैं बात तो नहीं ऐसे ही है, है। प्रोफेशनल शेफ्स भी जो है ना वो ऐसा कर जाते हैं, कुछ कोई इशू नहीं है। हाँ, चलिए जी। तो नमक और हाँ। काली मिर्चों में चिकन को हमने 5 से 7 मिनट पका लिया। हाँ, उसके बाद हमने क्या कहते हैं, शिमला मिर्च और जो प्याज है ना, हमें थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है ये, हाँ। तो वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। फिर हमने इसमें केचप डाल दिया हाँ। और उसके बाद कॉर्नफ्लावर अच्छा, कॉर्नफ्लावर डाल के केचप डाल के इन सबको पका लिया बहुत थोड़ा सा, क्योंकि चिकन तो पहले कुक हुई हुई है। हाँ। और उसके बाद हमने लास्ट में शिमला मिर्च और प्याज डाल लिया। सही। और ये जो समरा बना के लाएंगे, दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। जब इसको टेस्ट करूंगी ना तो फिर मैं बताऊंगी कि इसका जो है वो टेस्ट कैसा है। और ये मतलब मुझे बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा है समरा, मतलब और it looks हल्का too सा professional। लाइट हाँ, सारा फ्रूट कलर है इसमें, रेड। अच्छा, हाँ। ओके, वो आपने बताया नहीं कि add मैं on बता किया रही आपने? हूँ। हाँ, बताया ना भाई, Light सा पूरी fruit रेसिपी कलर है इसमें लास्ट में। अच्छा, लास्ट में कलर। तभी देखिए देखिए, मुझे पकाना आता हो या ना आता हो, लेकिन खाना देख के मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या कुछ होगा इसमें, क्योंकि इसका कलर बड़ा डिफरेंट लग रहा है केचप ना। का रेड कलर था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मामूली सा डालना पड़ता है कि कलर खूबसूरत आपको जब ही लग रहा है। कलर खूबसूरत जब भी लग रहा है, क्योंकि मैंने जो बहुत सारे ऐसे शाशलिक ट्राई किए मुख्तलिफ जगहों के, उसमें ना वो कहना चाहिए कि रेड कलर होता है, Red colour एकदम जो चीखता हुआ रेड कलर होता है ना। तो मैं यही सोचती कि केचप डाल देते, मतलब इसको कुछ कोई इसका कलर ही मैनेज हो जाए। नहीं, आज मैंने रेड ये कलर मैनेज है हुआ हुआ और कलर सिर्फ देखा। नमक और काली मिर्च है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए जी, ज़बरदस्त। तो ये टिप है उन लोगों के लिए कि शाशलिक अगर आपका बहुत ज़्यादा रेड हो रहा हो तो आप उसको इस तरह से कलर डाल के जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं। अब्दुल्ला, जब बताइए कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लगा चिकन। अच्छा जी, बताएं आज आप क्या लेके आए? ये टर्किश मैक्रोनीज है और इसकी सर्विंग जो है वो सैलेड के साथ की है। हाँ, और इसकी रेसिपी जो है वो बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। और ये जो रेडी हुआ है ये लैम्प के मीट के अंदर रेडी हुआ है, क्योंकि टर्किश जो ज़्यादातर जो तुर्की के अंदर जो ये टर्किश डिशेस हैं हाँ। उसके अंदर जो है वो लैम्प का मीट जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है इनके कबाब्स में। अच्छा। और इनकी ये जो टेस्टी डिशेस हैं होता है अब्दुल्ला? बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, बिल्कुल। और अगर आप इवन वैसे देखा जाए तो कुर्बानी भी जो सबसे ज़्यादा जो अफजल है वो लैम्प की ही हाँ, है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सही। तो इसका मीट बहुत टेस्टी होता है। हाँ। और रेसिपीज भी इसकी बहुत सिंपल है। सही। योगर्ट बेस्ड इसकी रेसिपी है। ठीक। पहले हम लोगों को जो है वो योगर्ट और गार्लिक का पेस्ट बनाना है। ठीक है। एंड देन हम उसके अंदर जो है वो ऑनियंस चॉप्ड ऑनियंस उसके अंदर डालेंगे और उसके अंदर जो है वो ये मीट डाल देंगे। ठीक। देन हम इसके अंदर जो है वो चॉप्ड टोमेटोज़ भी ऐड करेंगे और सॉल्ट, ब्लैक पेपर और पेपरिका इसके अंदर, पेपरिका पाउडर इसके अंदर डालेंगे सही। और उसको अच्छे तरीके से जो है वो पकने देंगे। पकने देंगे। तकरीबन 10-12 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से कुक करें। अच्छा। और उसके साथ ही आप जो है वो मैक्रोनीस को जो है वो बॉईल कर लेंगे। मैक्रोनीज को जी, बॉईल करना। जब वो बॉईल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है वो टोमेटो पेस्ट भी ऐड करें और उसके बाद जो है वो इसको सबको उसके अंदर मिक्स कीजिए। मैक्रोनीस को जो आपने बॉईल कर ली थी वो इसके अंदर आप मिक्स करिए पैन में और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। इसकी ये सर्विंग आपकी कर रेडी हो सकते हैं। जाएगा। इसकी टॉपिंग और प्रेजेंटेशन का भी बताएं अब्दुल्ला। गार्निशिंग इसकी जो की है ये इसके ऊपर ये पार्सले है। अच्छा। और इसके ऊपर जो है ये green मोज़रेला green क्यूब्स और है। वो पीछे रेड। हाँ, वो जो रेडिश है हाँ। वो जो है वो टोमेटोज़ हैं chopped। टोमेटोज हैं। अच्छा, वो और बहुत ये पार्सले है, हाँ, ये ग्रीन जो कट है। किए हुए, सही। और ये जो क्यूब्स हैं ये जो है ये मोज़रेला चीज़ है।
मोज़रेला चीज़ है। और जो सैलेड है, सैलेड के अंदर भी जो है वो मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ हुई है। टर्किश सैलेड के अंदर यूज़ होती है। अच्छा, तो ये उसकी बिल्कुल ज़्यादा यूज़ होती है। टर्किश सैलेड में मोज़रेला जो है वो यूज़ होती है। अच्छा अब्दुल्ला, अभी आप मैक्रोनी का बता रहे थे कि उसको बॉईल करने के बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो मैक्रोनी है उसमें ये होता है कि वो किस तरह से बॉईल करनी है, क्योंकि कुछ कच्ची सी भी रह जाती है और फिर बाद में ना बाकी सारी चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं, लेकिन मैक्रोनी जो होती है उसका एक प्रॉब्लम आता है, वो किस तरीके से परफेक्टली आप उसके अंदर वाटर ले लें और उसके अंदर जो है वो बिल्कुल 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल दीजिए। वाटर के अंदर ही पानी में ही डाल दीजिए और उसी के अंदर जो है वो आप सॉल्ट भी डाल दें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, मतलब मीडियम फ्लेम हो, बहुत ज़्यादा उसको तेज़ नहीं करिए और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से पकने दीजिए। 10 to 12 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको पकने दीजिए। तो जब ये बॉयल ये अच्छी तरह हो जाएगा, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर आप जो है वो उसको फ्लेम को बंद करके इसको अच्छे तरीके से आप जो है उसको छान लें। तो ये है कि ये अच्छे तरीके से आप उसको चेक भी कर सकते हैं बीच बीच में कि ये सही तरीके से पक गई है या नहीं पक गई है। और उसके बाद बाकी जो कसर रह जाती है वो जब आप इसको पैन के अंदर जब मिक्सिंग करते हैं तो वो उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जब आप बाहर रेस्टोरेंट से मैक्रोनी लेके खा रहे हैं या आप कोई टर्किश डिश ले रहे हैं या इसी में ही आप कोई इस तरह से फूड इनटेक ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत डिलीशियस लगती है, लेकिन जब घर पे आके आप बनाते हैं तो ये कुछ ना कुछ मिस हो जाता है और समझ नहीं आता कि ये वो जल्दी में हम लोग वो निकाल लेते हैं उसमें जल्दी तो वो सही बन नहीं पाता। अच्छा जी, साइमा हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। अच्छा साइमा, ये बताएं क्या बना के लेके आई हैं आप? आज मैं ले टर्किश काफ्ता कबाब, अच्छा। जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस है इनकी टर्किश क्यूजीन की डिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा जी, तो वहाँ पे जो है टर्किश क्यूजीन का जो मेन हिस्सा है, कहना चाहिए, वो कबाब्स पे बहुत डिपेंड करता अच्छा। है। लोग तरह तरह के कबाब्स बनाते हैं। हाँ। और मैंने फिर यही सोचा कि आज जो है मौके के हिसाब से हम काफ्ता कबाब जो है वो लेकर जाते हैं। हाँ। जी, और इसको मैंने सर्व किया है येलो बटर राइस के साथ। ठीक है, तो ये है काफ्ता कबाब। काफ्ता कबाब। अच्छा ठीक, जरा इसकी रेसिपी। जी, मैं बता देती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर वैसे आप लैम का कीमा लें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास इस वक्त चिकन अवेलेबल था। अच्छा, तो मैंने वो ले लिया। जी, थोड़ा सा 300 ग्राम चिकन लेकर मैंने इसमें बहुत ही लेस स्पाइसेस के साथ इसको मैरिनेट किया, जिसमें हाफ़ टी स्पून हमारा साबुत धनिया था कुटा हुआ। उसको मतलब लेके साबुत धनिया को थोड़ा सा मैंने दरदरा सा पीस लिया था। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरा का इस्तेमाल किया है और तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ठीक है। अच्छा, नमक डाला है हस्बे जायका। इसके अलावा फिर मैंने इसमें जितने भी फ्रेश हर्ब्स आपके पास घर में अवेलेबल हो, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, उसको आपने चॉप करके वो भी इसमें डाल देना है। इसके बाद ये मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जो टर्किश कबाब्स होते हैं या टर्किश जितना भी फूड है उसमें ये लोग अनियन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि अनियन जो है वो इनके हर मीट को टेंडर करने में यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अनियन को पीस के उसका सारा पानी एक मजलिन क्लोथ में निकाल दिया। अच्छा। निचोड़ लिया, पानी नहीं जाएगा। ठीक है। ग्रेट करके सारा पानी निकाल के उसको भी मैंने कीमे में मिक्स किया। अच्छा। कीमे में मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने इसको यानी नीट कर लिया कीमे को, ताकि सारी चीज़ें मैरिनेट हो जाए। और फिर इनको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा, इस कीमे को रेस्ट दिया। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए आप दे दें, इनफ है। उसके बाद मैंने इनके 2 शेप में कबाब्स बनाए और इनको ग्रिल कर लिया। आप चाहें तो आप इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बारबेक्यू ग्रिल पर भी सेक सकते हैं, पैन फ्राइड भी कर सकते हैं और जो है वो बेक भी कर सकते हैं। तो ये जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। जी, और इसको वैसे टर्की में 2-3 किस्म की ब्रेड्स के साथ भी यूज़ किया, मतलब सर्व किया जाता है, राइस भी देते हैं। और जैसे मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है, ऑलमोस्ट इसी तरीके से वहाँ पे होटल्स वगैरह में बड़े बड़े प्लेटर्स में वो लेकर आते हैं। साथ में मैंने इसके साथ समक सैलड दी है, समक अनियन के साथ सैलड बना के आप देख रही होंगी। प्याज जो है वो ग्रेट कर लिया था, उसमें धनिया मिक्स किया और समक जो एक इंग्रेडिएंट है इनका, जो कि एक बेरी का पाउडर होता है, वो टर्की में ख़ास मिलता है। सही। और ज़रा सा खटास की तरफ होता है, जैसे आप हमारा चाट मसाला कह लें, तो ये उनका सुमक हर सैलेड में डलता है। उससे मैंने सैलेड बनाई है, वो मैंने साइड में सर्व कर दी है।
और सही। बटर राइस हैं साथ में। राइस बिल्कुल सिंपल बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ मटर पुलाव वगैरह बनाया जाता है। इसको मैंने हल्दी के साथ बस फ्रेग्रेंट करके और दम दे दिया था राइस को। सही। चलिए जी, तीनों शेफ्स की रेसिपीज़ हमने आपके साथ में शेयर की। अभी यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। भाई, खाना बनाना ना एक बड़ा फ़न है और ये जो हाथ का जायका होता है ये सबके पास नहीं होता। आज ये सारे शेफ मौजूद हैं तो मैं सोच रही थी इनसे एक सवाल तो ज़रूर करूँगी। साइमा, ये जो कहते हैं ना कि आपके हाथ में जायका है या फलाना के हाथ में जायका नहीं है, घर में ही एक ही घर में बहुत सारे लोग होते हैं और एक अच्छा खाना बना रहा होता है और उसी रेसिपी से जो है वो दूसरा शख्स जो है वो नहीं अच्छा बना रहा होता खाना, इसकी क्या वजह होती है? खाना बनाने के लिए बड़ी इंटेंशन की ज़रूरत है। क्या है ऐसी चीज़ होती है जिनके हाथ में जायका होता है? बगैर तो कोई भी काम नहीं हो सकता। बेकार है कहना चाहिए। और जाहिर बात है हर आदमी की अपनी एक स्किल होती है। ज़रूरी नहीं है जो जिस पैशन से मैं बना रही हूँ आप बनाएं सेम रेसिपी को। और हाथ का जायका भी बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। सही जी। नहीं तो जो ये डिफरेंस आता है ना हाथ के जायके में, ये नहीं कि जो मेरी अम्मी जिस तरह बनाती हैं उस तरह मेरे फैमिली में खालाएं वगैरह या बाकी लोग नहीं बनाते, या मेरी एक खाला जो है कनाडा में वो इतने मज़े का खाना बनाती हैं, उन सारी बहनों ने मेरी नानी से ही सीखा होगा ना, लेकिन उसमें 2 बहनें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, बाकी 4 क्यों नहीं अच्छा बनाती? अच्छा खैर, हाँ, ये ज़रा बताइए कि डिफरेंस क्यों आता है? मुझे यही लगता है कि बेसिकली हाथ के जायके की भी बात हाथ है। के जायके की बात फिर है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना, खाना जो खाना है ना वो एक पूरी साइंस है। इसको कुक करना भी, ठीक है। तो कहीं पे ये भी हो सकता है कि आपने अच्छे से किसी चीज़ को भूना नहीं, किसी को अनडन उतार दिया, आधा उतार लिया, ठीक है। दाल को बहुत अच्छा आपने भगाड़ नहीं लगा सकी। तो इन बहुत छोटी छोटी चीज़ों से टेस्ट मैटर करता है, टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपने, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने निहारी बनानी शुरू की तो निहारी बहुत 2-3 किस्म से बनती है। अब मैं क्या तरीक़ेकार यूज़ कर रही हूँ, आप हो सकता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ ना कुछ आप लोग रेसिपीज में गड़बड़ हो जाती है, होता है, तभी इतना वजह से डिफरेंट जो है वो टेस्ट आता है। फर्क वरना आता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता अगर एक ही रेसिपी से बनाएं। ये बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह है कि हम रेस्टोरेंट में खा के आते हैं और वही जब घर में बनाते हैं ऐसे नहीं बन पाता, बिल्कुल नहीं बन पाता। अच्छा अब्दुल्ला, आप बताएं कि अभी क्योंकि अब विंटर सीजन है, जिस तरह से आप ये टर्किश डिश जो है वो आपने उसकी रेसिपी बताई, मज़ीद पाकिस्तानी खानों में अभी सर्दियों में इवनिंग में स्पेशली क्या चीज़ें लोग डिमांड कर रहे होते हैं खाने के लिए कि भाई हमें चाय के साथ ये चीज़ें चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि चाय के साथ वो ये चीज़ें भी खा सकते हैं अपने चल सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, इवनिंग के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अब, जैसे गरम गरम समोसे हैं जो बिल्कुल देसी स्टाइल में अगर देखा जाए तो, देसी समोसे, वो उसकी सर्विंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो गरम गरम जलेबी हैं, वो सर्दियों के अंदर जलेबी दूध बहुत चलना शुरू हो जाएगा। फिर शाम के टाइम वो ग्रीन चटनी के साथ वो बिल्कुल पूरी टाइप की कुछ ऐसे बनी होती है, वो बहुत उसकी सर्विंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डिशेस बहुत ज़्यादा अब गरम कचौरी, हाँ एग्जैक्टली, मैं वो कचौरी कहना चाह रही थी, कचौरी का जो दाल कचौरी, उसको कचौरी बहुत ज़्यादा, हाँ कचौरी और ग्रीन चटनी जो होती है ना उसी के साथ खाई जाती है। दाल कचौरी, जैसे आप कह रही है ना, दाल कचौरी आलू की तरकारी के साथ, आलू की तरकारी के साथ, और बन कबाब छोटे वाले भी चलते हैं। 2 की सर्विंग, अगर आप बंस रोड पे चले जाएं शाम का, अगर वहाँ जाके अगर आपने वाकई में शाम का लुत्फ उठाना है इस मौसम में, बंस रोड पे जाके बैठ जाएं 4 बजे के बाद से, तो आपको वहाँ सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, मंचिंग की चीज़ें जैसे हमें कहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, देखें हर वक्त दिल नहीं चाहता कि आप जाके प्रॉपर खाना ही ये मटका फ्राइज़ वहाँ पे पता होगा बहुत मटका फ्राइज़ हो गया जी। और मैं ब्रांड का नाम नहीं इस वक्त यहाँ लूँगी, अरबी पराठा मिलता है उनका, बड़ा फेमस है एक जगह का, अब्दुल्ला को पता ही होगा जी, मुतब्बक कहते हैं उसको अरबी में, मुतब्बक है। तो इस टाइप की चीज़ें दिल चाहता है कि इंसान सर्दियों में असल में खाने, आप नाम ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बता दें कहाँ मिलता है। फ्रेस्को की बात कर रही हूँ, फ्रेस्को के दही बड़े और ये मुतब्बक बहुत ज़्यादा पसंद है, बन कबाब वाला। भैया इतनी अब बस मेरी एपेटाइट इंक्रीज हो रही है, आप लोग भी सोच रहे होंगे हम लोग कितने मजे मजे की खानों के बारे में बात कर रहे हैं। आप बताएं भाई, शाम की चाय के साथ और क्या क्या हो सकता है समरा? शाम की चाय के साथ, क्योंकि हमने कभी होटलिंग नहीं की, हमने अगर फ्राइज भी खानी है तो हम घर में ही बनाते हैं, हम इतना कॉन्शियस खाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पकोड़े घर के बहुत अच्छे, पकोड़े यस, पकोड़े होने चाहिए, हाँ बिल्कुल। अच्छा, पकोड़े समोसे से ना रमज़ान की वाइब्स आना शुरू हो जाती है मुझे, सही बात है। पकोड़े का नाम आता है और मुझे ऐसा लगता है जी ओके फाइन, अब रमज़ान जो है ना ये तो रमज़ान में ही बनते हैं, बिल्कुल आप लुक फॉरवर्ड करते हैं, रोज़ाना आप बना सकते, अपने घर में बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन यूजुअली हमारे घरों में जो है वो ज़्यादा एहतमाम पकौड़ों का रमज़ान में ही होता है। तो चलिए जी, आज ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमने आपको आइडियाज़ दिए।
कि शाम की चाय के साथ आप क्या क्या चीज़ें जो है वो खा सकते हैं। इसके अलावा टर्किश डिश और चाइनीज़ डिश आप कैसे बना सकते हैं। समरा, अब्दुल्ला और साइमा, आपका बेहद शुक्रिया, आप लोग हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग सीरियस 10।